हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 30 देखेंगे। पार्ट 29 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस पूरे सीरीज में हम लोगों ने अब तक कवर कर लिया है 1000 सवाल। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवाइज कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर, और इस सीरीज में हम लोगों ने अब तक कवर किए हैं 1000 सवाल। तो आज हम लोग 1001 से आगे बढ़ेंगे। पांचवें आवर्त का धात्विक तत्व है, तो ये हो जाएगा हमारा रुबिडियम। रुबिडियम ये ग्रुप 1 का तत्व है और पांचवें आवर्त का तत्व है। जो हमारा ग्रुप 10 होता है यानी कि समूह 10 जो होता है, इसमें आपको मिलेगा निकला पंडित पटेल। निकला पंडित पटेल यानी कि निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। ये है आवर्त 4 का तत्व, ये है आवर्त 5 का तत्व और ये है आवर्त 6 का तत्व। जो यहाँ प्लेटिनम लिखा हुआ है ये आवर्त 6 का तत्व है। ग्रुप संख्या 11 में आपको मिलेगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो यहाँ देखो गोल्ड लिखा हुआ है, ये भी आवर्त 6 का तत्व है। उसके बाद ग्रुप नंबर 12 में मिलेगा आपको जिंक, कैडमियम, उसके बाद मरकरी। ये जो कैल्शियम लिखा हुआ है ये कैल्शियम आपको मिल जाएगा ग्रुप संख्या 2 में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो ये आवर्त 4 का तत्व है। आवर्त 5 में पूछा था जो कि रुबिडियम है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, दी गई समीकरण डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ देखो आप, ये जो लेड है, अगर हम क्रियाशीलता श्रेणी की बात करें तो कॉपर से ऊपर आता है लेड, कॉपर से जस्ट ऊपर आता है लेड। तो लेड ज़्यादा क्रियाशील हुआ कॉपर की तुलना में, इसीलिए ये क्या करेगा कि कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और अपना क्लोराइड बनाएगा। तो यहाँ देखो लेड क्लोराइड, और ये कॉपर को साइड कर दिया। ये है विस्थापन अभिक्रिया। सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, यानी जब मॉलिक्यूल्स के बीच, अणुओं के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये कम होता है। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो आणविक बल होता है, ये कमज़ोर होता है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ शब्दों का टाइपिंग करना छूट गया है मेरे साइड से, तो यहाँ पर लिख लेना कमज़ोर होते हैं। यहाँ पर लिख लेना मजबूत होते हैं, यहाँ पर बहुत मजबूत होते हैं। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार आप जानते हो स्थान परिवर्तन से बदल जाता है। तो जो जी का वैल्यू होता है ये पोल पर यानी कि ध्रुव पर ये ज़्यादा होता है इक्वेटर के तुलना पर, यानी कि विषुवत रेखा की तुलना पर। और डब्ल्यू बराबर हमारा होता है एम जी, यानी कि भार हमारा होता है एम जी। जी का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे भार भी चेंज होगा। यानी हम बोल सकते हैं जो भार है ये पोल पर ज़्यादा होगा इक्वेटर के तुलना पर, यानी कि विषुवत रेखा के तुलना पर, तो बढ़ जाता है। हमारा राइट आंसर होगा। सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होता है। तो सापेक्षिक घनत्व जो होता है ये पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व होता है, और सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई इकाई नहीं होता है। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2SO4। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो सोडियम की वैलेंसी अगर आपको याद हो तो ठीक है, वरना सोडियम आयन के फॉर्म में कैसे होता है। सोडियम पर आप कभी भी देखोगे तो आपको एक प्लस चार्ज दिखेगा, और सल्फेट के ऊपर आपको हमेशा 2 माइनस चार्ज दिखेगा, यानी कि -2 चार्ज दिखेगा। तो हम लोग जब फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर सोडियम लिखेंगे, यहाँ पर सल्फेट लिखेंगे। सोडियम पर +1 चार्ज है, हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, यहाँ पर -2 चार्ज है, हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, यानी कि साइन हटा करके इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर Na2SO4 आएगा। ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला लिखना है, तो मैग्नीशियम के ऊपर आप हमेशा +2 चार्ज देखोगे और हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज देखोगे आप। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आप आराम से लिख सकते हो। यहाँ पर मैग्नीशियम लिख दो, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड लिख दो। मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड पर -1 होता है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसको हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो MgOH का होल ट्वाइस। इस प्रकार से आप लिख सकते हो, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि किस एटम पर या किस मॉलिक्यूल के ऊपर कितने आवेश होते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर बी हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स की निचली बाह्य त्वचा
यानी कि एपिडर्मल कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को डैश कहा जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राइजोइड जो कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जड़ का काम करता है, और ये आउटग्रोथ होता है एपिडर्मल सेल्स के, यानी एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है उन्हीं का ये उभार होता है, राइजोइड। 1 न्यूटन बराबर होता है जो बल होता है हमारा, ये द्रव्यमान और गुने में त्वरण होता है। द्रव्यमान का SI मात्रक kg होता है और त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। तो 1 न्यूटन बराबर हमारा हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर जो B विकल्प है और जो D विकल्प है ये दोनों एक ही है। तो आप ऐसा करो, यहाँ पर ये वाला ध्यान में रखो, यानी यहाँ पर आप बोल सकते हो कि B और D दोनों सही है। यहाँ पर मेरे साइड से टाइपिंग मिस्टेक है। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? तो जो सबसे नरम खनिज है, या फिर बोल दो सबसे मुलायम, सबसे सॉफ्ट खनिज माना जाता है टैल्क को। ठीक है, टैल्क, इसे सबसे सॉफ्ट खनिज माना जाता है, सबसे सॉफ्ट मिनरल माना जाता है। वास्ट डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बना सके। तो ये देखो वास्ट डिफरेंस है। ये वास्ट डिफरेंस देखो यहाँ से शुक्राणु को लेकर के ऐसे आएगा, और ये मूत्र मार्ग है, सॉरी मूत्राशय है। यहाँ से एक ट्यूब आती है, ऐसे एक ट्यूब आती है, और ये वास्ट डिफरेंस जा करके ये वास्ट डिफरेंस और ये ट्यूब आपस में आकर के मिल जाते हैं, और फिर एक कॉमन रास्ता बनता है यूरेथ्रा। तो मूत्राशय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक है? कौन एक कनेक्टिव टिश्यू है? तो बोन ये कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, उसके बाद जो आपका ब्लड है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू है। एक विशिष्ट घर की 1 माह में ऊर्जा खपत इतनी है। इकाइयों में यानी कि यूनिट्स में इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। हमें इतना दे रखा है, जूल में दे रखा है। हम क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे, इससे सॉल्व करेंगे, 250 यूनिट्स मिलेगा। बी हमारा राइट आंसर। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh के बारे में लिखा है, डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि हम किसी वस्तु को उठा करके लेकर जाते हैं, तो हमने कितना कार्य किया? मैंने आपसे कहा था कि आप mgh निकाल देना, और ये जो कार्य किया जाता है ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया जाता है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल नीचे, पृथ्वी से नीचे की ओर खींच रही है, और वस्तु को उठा करके ऊपर की ओर ले जाया जा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। तो इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। C6H14 में कितने आइसोमर्स होते हैं? यह है आपका हेक्सेन। तो हेक्सेन में कितने आइसोमर्स होते हैं? यहाँ पर जो आइसोमर्स लिखा हुआ है ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में है। देखिए जो समावयन होते हैं, यानी कि जो आइसोमर्स होते हैं, 2 संरचना आपके पास है। अगर आपके पास 2 संरचना है, या फिर बोल दो 2 आपके पास यौगिक हैं जिनका रासायनिक सूत्र एक समान है, लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग है। भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म है भी अलग अलग है। इसे हम बोलते हैं समावयन, यानी कि आइसोमर। अब ये आइसोमर कई प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चरल होते हैं, ऑप्टिकल होते हैं, फंक्शनल होते हैं, स्टीरियो होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। यानी कि जो है कई प्रकार होते हैं, लेकिन उन सब से आपका सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपसे सवाल अगर पूछा भी गया तो जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में, इसी के ऊपर पूछा जाएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी कि संरचनात्मक समावयन। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि समान रासायनिक सूत्र होगा, रासायनिक सूत्र एक समान होगा, लेकिन संरचना क्या होगा यहाँ पर अलग अलग होगा। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म यहाँ भी अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि संरचना भी अलग अलग होंगे। तो कुल संरचनात्मक समावयन, यहाँ पर जो लिखा है ना कितने समावयवी हैं, यानी कि कितने आइसोमर्स हैं, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इन सब के पास कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होता है। ब्यूटेन के पास 2 होता है, पेंटेन के पास 3 होता है, हेक्सेन के पास 5 होता है, हेप्टेन के पास 9 होता है। हमारा आंसर यहाँ पर 5 हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? जो ह्यूमन ब्रेन है उसका वेट जो है ग्राम में कितना होता है? तो ये 1200 से 1400 ग्राम होता है। 1200 से 1400 ग्राम होता है। निम्नलिखित परमाणु संख्याओं में से कौन क्षारीय धातु के समूह है?
क्षारीय धातु यानी कि जो ग्रुप नंबर 1 है इसका धातु है। तो इसमें आपका हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहाँ देखो 3 लिखा हुआ है, लिथियम का है। उसके बाद पोटेशियम है यहाँ पर देखो 19, ये 1 9 नहीं है, ये 19 है, ठीक है। ये पोटेशियम का हो गया, रुबिडियम का 37 हो गया और सीजियम का 55 हो गया। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। NO2 का धूम्र डैश रंग में है। तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वायु प्रदूषक है ये। NO2 का जो रंग है ये होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन यानी कि लाल भूरे रंग का। तो यहाँ पर देखो लाल भी है, भूरा भी है। बोर्ड वाले की तरफ से भूरा टिक मारा गया है तो हम इसे यहाँ पर भूरा टिक मारते हैं। जो N2O होता है यानी कि जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसे हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान डैश है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है ये 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो ये 28 हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। 20 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं में किया गया कार्य 60 जूल है। फिर 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश है। तो W बराबर हमारा होता है Q इंटू में V। W है 60, Q हमें चाहिए, V का मान 20 है, Q हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3 कूलम। सी हमारा राइट आंसर। साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 प्रकार हैं। कौन से हैं? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सी हमारा राइट आंसर। स्क्लेरेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है ये मृत होती है, जबकि पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती है ये जीवित होती है। डैश एक उभयलिंगी पुष्प है, यानी इस पुष्प के पास जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, नर जननांग भी है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, मादा जननांग भी है। ये रहा टेबल जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने यहाँ पर लिस्ट तैयार कर दिया हुआ है, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। हमसे उभयलिंगी पूछा था तो आंसर सरसों हो जाएगा। यहाँ पपीता है, नारियल है, तरबूज है। तो ये रहा पपीता, ये रहा आपका नारियल और ये रहा तरबूज जो कि एक लिंगी है। यदि संवेग P और वेग V दिया हो तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र होता है। संवेग बराबर हमारा होता है द्रव्यमान और गुने में वेग। हमसे द्रव्यमान पूछा है तो संवेग और बट्टे में वेग। तो इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा P बट्टे में V। नर प्रजनन तंत्र में कौन से अंग में मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? मेन जेनेटिक मटेरियल पाई जाती है, शुक्राणु हो जाएगा, स्पर्म। पौधे के किसी अंग की वृद्धि या गति जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है कि उद्दीपन की ओर, उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस होता है, तो उद्दीपन की ओर, यहाँ पर उद्दीपक लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, उद्दीपक की ओर होती है। एक तो होता है कि विपरीत होती है, तो अगर विपरीत होता तो हम नेगेटिव वर्ड लगाते, और क्योंकि की ओर है, उसी डायरेक्शन में है, उद्दीपन के डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनात्मक अनुवर्तन यानी कि पॉजिटिव ट्रोपिज्म, पॉजिटिव ट्रोपिज्म। अगर यहाँ पर विपरीत होता तो नेगेटिव ट्रोपिज्म होता। और ये जो उद्दीपन होता है, ये उद्दीपन प्रकाश भी हो सकता है। तो उद्दीपन की ओर, और उद्दीपन अगर प्रकाश हो तो प्रकाश की ओर हो जाएगा, और अगर प्रकाश की ओर हो तो हम उसे धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर उद्दीपन नहीं लिखा हुआ है कि उद्दीपन क्या है, सिंपली उद्दीपन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम ये नहीं बोलेंगे कि प्रकाश अनुवर्तन है। अगर उद्दीपन लिख देता कि प्रकाश है तब हम प्रकाश अनुवर्तन बोल सकते थे, तो यहाँ पर हम सिंपली ए टिक मारेंगे। अगर प्रकाश के विपरीत होता, अगर ये जो गति है अगर ये प्रकाश के विपरीत अगर होता तो हम इसे ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन बोलते हैं। तो ये जो उद्दीपन है, यहाँ पर ये उद्दीपन रसायन भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, ग्रेविटी भी हो सकता है यानी कि गुरुत्वाकर्षण हो सकता है, स्पर्श हो सकता है। तो उद्दीपन जो है ये सारे हो सकते हैं। निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में, उससे कम चलती है द्रव में, उससे कम तेज चलती है गैस में। हमारा आंसर यहाँ पर वायु हो जाएगा। ये हमारा पार्ट 30 था। मिलते हैं पार्ट 31 में। थैंक यू सो मच।